कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 30 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी केरल, डी है कर्नाटक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन डी है घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन बी में है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। सी में है कि 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। डी है कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा है, पहले हमें उस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें दिशा कैसे होती है? ऐसे होती है। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। इसने कहा है कि 2.5 किलोमीटर घर से, तो मानते हैं कि इसका घर है, ये घर है। घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो घर से उत्तर किस दिशा में होगा? तो घर से हमारा उत्तर हो जाएगा ऊपर में, तो ये गए ऊपर में। कितना? 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर गई उसने। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ से इसका बाएं किधर हो जाएगा? इसका बाएं हो जाएगा इस, कितना गई है? 5 किलोमीटर गई है। फिर कहा है कि फिर यहाँ पर बाएं जाएगी, तो बाएं किधर हो जाएगा इसका? अगर इस दिशा में इसका मुंह होगा तो इसका बाएं किधर हो जाएगा? इस साइड। तो उसने कहा कि 2.5 किलोमीटर मुड़ी है, फिर बाएं मुड़कर फिर उसने आया यहाँ पे बाएं, कितना किलोमीटर चली है? इतना। फिर उसने कहा कि वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये इसका घर हो गया, और इस समय यहाँ पे खड़ी है, तो घर के कितना दूर चलेगी और किस दिशा में होगी? तो चलेगी तो 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर चली है, चलेगी तो 5 किलोमीटर। लेकिन किस दिशा में है? वो है आपका पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये आपका पूरब पश्चिम, ये होगा पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में हुई ना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ भी और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जंजीरों में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपरोक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। ऑप्शन ए है कि हल्दी, बी जीरा, सी दालचीनी, डी है लौंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, जीरा। इसका राइट होगा आंसर। जीरा को घी में तड़का लगा या तेल में खुशबू अच्छी फैलाता है। इसे गरम मसाला या जलजीरे के तौर पे हम जीरा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNG का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन ए है एथेन, बी है प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी है मेथेन। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेन। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार जो गांधी धाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम में रेलवे स्टेशन पहुंची है, तो यदि इस अंतराल ट्रेन में 2296 किलोमीटर की दूरी चली है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? निकटतम इसने पूछा है। लगभग मतलब कितना होगा? तो इसने औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा? कितना क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। दूरी बटा में समय होता है। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि 29 सितंबर को उसने चला, कितना चला? 29 सितंबर को 12:30 बजे चला, 22 को 12:30 बजे चला। ठीक, वो पहुंचा कब? वो पहुंचा 30 सितंबर को 12 बजे पहुंचा, जो चला, लेकिन चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे पहुंचा। तो हम 30 सितंबर का भी लेंगे, तो 30 सितंबर ये कितना हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। फिर उसने कहा कि 1 अक्टूबर को कितने बजे पहुंचा उसने?
1 अक्टूबर को उसने पहुंचा वहाँ पे 7 बजे पहुंचा, सुबह को 7 बजे। कितने टोटल घंटे हो जाएंगे, तो इसका जोड़े तो 18 घंटे हो जाएंगे। तो 24 और 18 कितने घंटे होंगे, तो 24 और 18.5 घंटे कितने हो जाएंगे, 24 और 18.5 घंटा कितने हो जाएंगे, आपका 42.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 2296 दिया है। ठीक, तब हम निकालते हैं 2296 बटा में 42.5 घंटे, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, तो लगभग हमारा हो जाएगा 54.27 इसका राइट होगा आंसर। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा होगा आपका, इसमें लगभग पूछा है तो लगभग इसका कौन सा होगा आपका, तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका घर x और आपके विद्यालय y पर स्थित है और x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए पहले आप A पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में है, फिर 60 मीटर दूरी तय पर है, फिर B पर जाते हैं जो ठीक A के ठीक पूरब में 25 मीटर दूरी पर है, फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन पकड़ने का तरीका हमारा यह है कि यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या है, इसने कहा कि आपके विद्यालय के सापेक्ष। अब किसके सापेक्ष पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष हमारा घर किस दिशा में पूछा है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। दिशा हमारी ऐसे होती है, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। इसने कहा है कि आपका घर कहाँ स्थित है, तो हमारा घर स्थित है कहाँ पे, एक्स पर। ठीक, ये हमारा एक्स बन गया, यहाँ पर हम एक्स लेते हैं, ये हो गया हमारा घर। इसने कहा कि आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, लेकिन एक्स से वाई तक पहुँचने के लिए कितनी दूर तय करनी पड़ती है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो ठीक x के ठीक उत्तर में है। उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर, तो A कहाँ है, ऊपर हो जाएगा। कितना मीटर है, 60 मीटर है। ठीक, तो हम उत्तर जाते हैं 60 मीटर। ठीक, गए, ये हो गया हमारा A हो गया। ठीक, फिर पूछा कि B पर जाते हैं जो A के ठीक पूरब में 25 मीटर है, तो पूरब कौन सा हो गया हमारा, ये साइड हो गया। कितना बोला है इसने, 25 मीटर चलने को बोला है। अब हम चल दिए 25 मीटर, ये हो जाएगा हमारा B। फिर इसने कहा कि C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर है। अब उत्तर हो जाएगा ऊपर, ये हो गया 100 मीटर, ये हो जाएगा हमारा C। दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा C। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा विद्यालय 25 मीटर, ये हो जाएगा वाई मेरा विद्यालय है। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष घर किस दिशा में है, विद्यालय के सापेक्ष पूछा है तो किस दिशा में है, तो हम यहाँ पे ऐसे हम दिशा करते हैं। तो किस दिशा में है, घर हमारा दक्षिण दिशा में है, तो इसका राइट होगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक दक्षिण दिशा में होगा हमारा घर। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा में है हमारा घर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग, दो रोगों के युगल जोड़े चुनिए। ऑप्शन ए है मलेरिया और डेंगू, बी हैजा और चिकनगुनिया, सी हैजा और मलेरिया, डी है चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो मलेरिया से होने वाले बुखार कौन कौन से हैं, एक तो होता है हमारा मलेरिया, दूसरा होता है हमारा डेंगू, तीसरा हमारा है चिकनगुनिया। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी मेल खा रही है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, मलेरिया और डेंगू क्या है, मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। हैजा क्या हमारा, ये बिल्कुल नहीं, मच्छर से होता ही नहीं है, न मियादी बुखार होता है। चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू बुखार क्या है हमारा, मच्छर काटने से फैलता है ये रोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से पक्षियों का युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि अपनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना अपने वस्तु को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। हमसे 4 गुना अधिक कौन तेज देखता है? ऑप्शन देखते हैं। ए कौवा और उल्लू, बी है चील और गिद्ध, सी है कल चिड़ी और गरुड़, डी है बसंत गौरी और कौवा। तो हमसे 4 गुना अधिक तेजी से साथ कौन देख सकता है? तो वो हमारे 3 पक्षी कौन कौन से हैं? चील हो गए, बाज हो गए और गिद्ध हो गए। ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य के अपेक्षा 4 गुना अधिक तेजी के साथ देखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। चील और गिद्ध इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी शहर में मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर दिया है 950 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है? 950। इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी कितना बताया गया है? 19.2 सेंटीमीटर बताया गया है और इसने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है? इतना। तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है निकटतम क्या होगा? अब ऑप्शन देखते दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया? 950। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है? 9.2। 950 कितना हो जाएगा आपका? 18,240 मीटर हो जाएगा। ठीक। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 18.240 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसने कहा कि निकटतम क्या होगा? तो निकटतम इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों की कटीली झाड़ू से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए किस राज्य में होना चाहिए घर? तो ऑप्शन दिया ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी है झारखंड। इसने कहा कि अधिकांश घरों के नीचे दिए गए विवरण मतलब वर्षा बहुत कम होती है और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और मोटी दीवारें बनाई जाती है क्योंकि गर्मी से बचने के लिए। इन दीवारों पर मिट्टी को लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली और झाड़ियों से बनाया जाता है। मतलब ये कहाँ होगा? तो राजस्थान होगा, इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर, राजस्थान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मैसूर, डी लखनऊ, डी है श्रीनगर। तो चार चिनारी हमारा श्रीनगर स्थित है। ये जगह आपका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन सी डी श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए है स्लॉथ, बी कुत्ता, सी बाघ, डी है घोड़ा। हिलने और घास के, तो ये राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन सी बाघ ऐसे जानवर है जो पत्तों या घास के हिलने से जानवर चलने की अंतर को समझ सकता है कि यहाँ पर हवा चल रही है या जानवर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही है? गेहूं मूसला जड़ है, बी है कि मक्का मूसला जड़ है, सी गाजर मूसला जड़ है कि डी बांस मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ कौन सा हमारा? तो गाजर ऐसा है जो मूसला जड़ है क्योंकि जमीन के अंदर होता है। तो राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है कि यह वृक्ष आबू धाबी में रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन बी है कि यह वृक्ष की ऊंचाई पारंपरिक विद्यालय कमरों की ऊंचाई की लगभग 3-4 मीटर होती है। ऑप्शन सी में है कि यह इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि वह जल स्तर तक ना पहुंच जाए। डी है कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों
कोई एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ऑप्शन ई में दिया है कि इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी बी सी ई इसका राइट होगा आंसर। यह वृक्ष आबू धाबू में नहीं है, ये वृक्ष आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह वृक्ष पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। बी सी इसका राइट होगा आंसर। और डी भी क्या लगभग 50 वृक्षों के बराबर नहीं, ये भी इसका ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बी सी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए कश्मीर, बी है गोवा, सी है लक्षद्वीप, डी है पुदुचेरी। तो ये सरसों के तेल की जो मछली की सब्जी बनती है कश्मीर में बनती है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ए है कि बच्चों की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बी बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, सी समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, डी बच्चे की क्षमता और कमजोरियों को जानने में। सही विकल्प इसका कौन सा होगा? ऑप्शन दिया ए बी सही है, बी में है कि ए और सी सही है, सी है कि बी और सी सही है, डी है कि ए और डी इसका सही होगा आंसर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, ए और डी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपनी कक्षा 4 की शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, बी कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, सी अच्छी विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, डी है विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों को विचार प्राप्त करना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका विकल्प दोनों ए और डी इसका दोनों राइट होगा आंसर, क्योंकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना भी सही है और विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों को विचार प्रदान करना भी एक सही होगा आंसर। तो ए और डी इसका दोनों होगा आंसर। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दोनों ऑप्शन सही होते हैं तो आयोग की तरफ से 1 नंबर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने 1 नंबर अपने तरफ से दिया था, क्योंकि इसमें ए और डी इसका दोनों राइट आंसर थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, बी दिया है कि अधिगम के लिए आकलन, सी आकलन अधिगम के रूप में, डी अधिगम के दौरान आकलन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी अधिगम के लिए आकलन, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब ऑप्शन ए है कि शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, बी है शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, सी शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करे, डी शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों के बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यय को समझने में सहायता मिले। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर कि शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों का ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यय को समझने में सहायता मिले। राइट होगा आंसर डी इसका। प्रभावी शिक्षक अधिगम तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे, तो शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों में बच्चों का ज्ञान का निर्माण करें और संप्रत्यय को समझने में सहायता उससे मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। ऑप्शन ए नियत कार्य, बी पेपर पेंसिल परीक्षण, सी श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, डी है मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ए बच्चों में अभिरुचि जगाना, बी प्रकृति में समावेशी, सी मूल्य प्रभावी, डी है केवल बाहर संचालित की जा सकती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए बी सी सही है, बी में है कि नहीं बी सी डी सही होगा, सी कह रहा है कि ए सी डी सही है, डी में है केवल ए सही होगा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? ए विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, बी वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, सी चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, डी है लकड़ी के लट्ठों के भंडारों को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी लकड़ी के लट्ठों के भंडारों को दिखाने पर एक मील सैर पर जाना इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। ईवीएस का शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपगमों के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ए है निरंकुश शैली, बी अनुज्ञातात्मक शैली, सी है समाकलित उपागम, डी है प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो ए में दिया केवल ए सही है, बी है कि ए और बी सही है, सी है कि सी और डी सही होगा, डी है कि बी सी डी इसका सही होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग्य है। ऑप्शन ए भावात्मक, बी है संज्ञानात्मक, सी मनोगतिक, डी है भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो हमारे व्यवहार परक तंत्र कौन से होंगे, कौन सा मूल भाग्य है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए भावात्मक हमारा क्या है व्यवहार परक तंत्र का एक मूल्य भाग्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए है यह कई विषयों को समकालित करता है, बी है कि यह बाल केंद्रित है, सी यह अनुभवजन्य है, डी यह शिक्षण आधारित है। ऑप्शन ए है कि ए बी सी सही है, ऑप्शन बी में है कि बी सी डी सही है, ऑप्शन सी केवल सी सही है, ऑप्शन डी केवल बी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि वनस्पति जात और प्राणी जात, बी है कि जैविक और अजैविक, सी सामाजिक और सांस्कृतिक, डी रचनात्मक और जिज्ञासु। तो इस ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी डी सही होगा, ऑप्शन बी में है कि ए बी सी सही है, ऑप्शन सी में है कि बी और सी सही है, ऑप्शन डी में कि ए सी डी सही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। वनस्पति जात और प्राणी जात होना चाहिए, जैविक और अजैविक होना चाहिए और सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। पर्यावरण की व्याख्या ये सब करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, बी है विशिष्ट स्तर पर बाहर जाना, सी पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, डी है विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना क्या हमारा
वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना एक सर्वाधिक संकेत करता है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो निम्न सम्मिलित किया गया है, तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, ऑप्शन बी की विद्यार्थियों को अनुभव देना, सी विद्यार्थियों की प्रयोग और कौशल को बेहतर बनाना, डी विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना इसका उद्देश्य है। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों जैसे सर्वे और लिखो को सम्मिलित किया गया है। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी है प्रायोगिक, सी है भूमिका निर्वहन, डी है प्रदर्शन। ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति कौन से हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपका प्रायोगिक और भूमि निर्वहन दोनों इसका राइट होगा आंसर। बी और सी दोनों होगा। इसका आयोग ने इस दोनों को नंबर 1 सिमिलर दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम की जिस उपागम में विभिन्न कौशल का उपयोग होता है वह है ऑप्शन ए संप्रति उपागम, बी प्रक्रिया उपागम, सी समकालित उपागम, डी है क्रियाकलाप उपागम। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी प्रक्रिया उपागम इसका राइट होगा आंसर। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।